पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जिस किसी को भी कहीं कंफ्यूजन हो तो वो वहां पर टोक कर पूछ लेगा, और लास्ट में तो एक सेशन हम करेंगे ही। अब इसमें है, व्हाट आर द कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? एनवायरमेंट, ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, प्लेसेंटा, contaminated sharp and other equipment, other clients and attendants, people in the community, healthcare delivery personnel। ये बात कर रहा है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपका बता रहा है कि इन्वायरमेंट से ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है, सिक्रीशंस है किसी भी तरीके का, एक्सक्रीशंस है, प्लासेंटा है, कॉन्टामिनेटेड शार्प एंड अदर इक्विपमेंट। जो भी ड्यूरिंग प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहे हैं इक्विपमेंट, वो सब जो है सोर्स हैं इन्फेक्शन के। फिर उसके बाद पेशेंट के साथ जो अदर क्लाइंट्स और अटेंडेंट्स आते हैं, वो भी इन्फेक्शन के सोर्स बनते हैं। पीपल इन दी कम्युनिटी, जो पीपल्स हैं वो भी सोर्स बनते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी पर्सनल, यानी हम लोग भी कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनते हैं या होते हैं। अब व्हाई इज इन्फेक्शन प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट? इन्फेक्शन प्रिवेंशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसका इतना महत्वपूर्ण है, और क्यों इसको रोकने के लिए जो है इतनी एक्सरसाइज की जाती है? तो उसके लिए यह है कि टू प्रिवेंट द occurrence ऑफ इन्फेक्शन एंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग एनी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV टू क्लाइंट्स, हेल्थ केयर स्टाफ एंड कम्युनिटी। तो ये जो इन्फेक्शन को रोकना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो हमारा फैल रहा है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड बोर्न हैं और वो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो रही हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV टू क्लाइंट्स, हेल्थ केयर स्टाफ एंड कम्युनिटी। और जो पिछले 10 साल का सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेपेटाइटिस बी और HIV को लेकर, सबसे ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए या ब्लड बॉर्न डिजीज के जरिए इन्फेक्टेड होने वाली स्टाफ नर्सें हैं, जो कि जाने अनजाने में हेपेटाइटिस बी और HIV से इन्फेक्टेड हुई हैं। सबसे ज्यादा इनका रेशियो है किसी भी तरीके के मेडिकल हेल्थ केयर स्टाफ के अंतर्गत। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने स्टाफ को, अपने आप को बचाने के लिए हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट विद द क्लाइंट potentially contaminated, every person potentially infectious, if an object is disposable, discard as waste, if reusable, prevent infection by decontamination, cleaning, disinfecting and or sterilizing। अब इन्फेक्शन प्रिवेंशन से बचने के लिए जो भी चीजें हैं, अगर उनको हम फेंकना है तो हम उसको प्रॉपर वे में डिस्कार्ड करें, और अगर उनको दोबारा से रीयूज करना है तो उसको बेहतर तरीके से डिसइंफेक्ट करके और स्टरलाइज करके ही यूज करें, ताकि हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकें। अब जो इन्फेक्शन के लिए 5 इम्पोर्टेंट चीज हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए, जो हमें इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है, उसमें ये 5 चीजें हैं जिनको हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। हैंड वॉशिंग है, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम, प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प, मेंटेनिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट। तो इसमें हैंड वॉशिंग में, हैंड हाइजीन में आपका कैसे हमें हाथ धुलना है, कब कब हाथ धुलना है उसके बारे में है। कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें यूज करने चाहिए और कब यूज करने चाहिए और कैसे यूज करने चाहिए उसके बारे में है। प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम, जो भी हम यूज्ड आइटम को आगे के लिए यूज करने वाले हैं,
दोबारा से यूज करने वाले उनको किस तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाना है और किस तरीके से स्टरलाइजेशन किया जाना है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। फिर प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प, जो भी हमारा शार्प वेस्ट निकल रहा है उसको कैसे हमें हैंडल करना है, कैसे डिस्पोज करना है उसके बारे में है। मेंटेनिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट, और अपने आसपास के वातावरण को कैसे बेहतर और सुरक्षित रखना है उसके बारे में है। और फिर लास्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, कि जो भी प्रोसीजर के दौरान गंदगी निकल रही है उसको प्रॉपर वे में सेग्रीगेट करते हुए प्रॉपर वे में उसको कैसे हम डिस्पोज करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला जो चीज है आपका हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में दो चीजें हैं मेन, जो कि इन्फेक्शन को 90% 70% तक जो है कवर करती है। अगर हम प्रॉपर वे में हैंड वॉशिंग कर रहे हैं या हैंड हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हॉस्पिटल में 100% इन्फेक्शन है तो हम अपने आप को 70% तक इस स्टेप को पूरा करके बचा सकते हैं अपने आप को, जिसमें WHO का सीधे सीधे 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग है, दूसरा 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग है। अब इसमें 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग कोई बताना चाहेगा कि क्या है 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग? भाई 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग को आप लोग सुमन के भी नाम से फॉलो करते हैं, और जो सीधे सीधे WHO का 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग है वो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर आज आप अभी नहीं बता पा रहे हैं तो एसेसर के सामने भी फिर बहुत बताना मुश्किल हो जाएगा, और ये भी इंडिकेट कर देता है कि आप लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं। और जबकि ये एक्सरसाइज जो है आप सभी लोगों के लिए ही है। अब या तो वैसे बता दें या तो कहिए हम नाम लेके पूछ लें। सुमन के बताएं डॉक्टर तनवीर। बिल्कुल। 6 स्टेप में उसमें है, पहले तो जितना भी आपने पहना होगा, जितने भी मेटल चीजें हैं वो आप रिमूव कर लोगे। उसके बाद आपका एल्बो तक एक्सपोज रहना चाहिए। और यूजुअली हम लोग एल्बो टैप ही यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल में। उसके साथ साथ फिर हम लोग सुमन के का जो हम लोग का निमोनिक हम लोग को याद कराया गया उसी को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। सीधा करके करके बताना कि वैसे बता दूं, वो तो दिख रहा है पिक्चर में आपके। सीधा, उल्टा और मुट्ठी, और फिर अंगूठा, फिर आपका फिर कलाई, हाँ, एंड नाखून, और फिर उसके बाद कलाई। और एवरी स्टेप सपोज टू बी 15 to 20 seconds। और पूरा टोटल आपका वही 1 to 1.5 minutes का रहता है प्रोसीजर। देखिए मैम, बाकी लोग जब सुमन के हम लोग बताते हैं तो WHO में और सुमन के में एक फर्क आता है कि WHO की गाइडलाइन में या उसमें कलाई नहीं है और सुमन के में कलाई आ जाती है। तो कलाई अगर जब दोनों के स्टेप लगभग लगभग सेम है तो कलाई कैसे उसमें बढ़ जाती है और कौन सा स्टेप गायब हो जाता है, क्योंकि सुमन के भी 6 ही स्टेप है। तो कोई अगर इसका अंतर बता दे तो वहीं पर ये समझ में आ जाए कि क्लियर है कॉन्सेप्ट। WHO के कौन से स्टेप में स्टेप घट जाता है सुमन के में और कलाई जुड़ जाता है?
इसमें आप लोग को तीसरा स्टेप दिखाई दे रहा है, पाम टू पाम फिंगर्स इंटरलेस्ड। बॉस एकदम साफ है, ये एकदम एकदम क्लियर है, सबको दिख रहा होगा। तो ये जो पाम टू पाम फिंगर इंटरलेस्ड है, अगर हम सुमन के करते हैं तो सुमन के में जो पहला हमारा स्टेप है कि हम वेट हैंड्स को अप्लाई करेंगे उस पे सोप और उसका झाग बनाएंगे, तो साथ में यहीं पर हम तीसरा वाला स्टेप भी मिक्स कर देते हैं सुमन के में, कि जो पाम टू पाम फिंगर इंटरलेस्ड है कि उसी टाइम पर हम क्रॉस फिंगर अपना कर लेंगे। तो ये हमारा सीधा हो गया। फिर उल्टे में जो है अपोजिट साइड से, जैसे राइट पाइम पाम ओवर लेफ्ट, लेफ्ट ओवर राइट, ये करेंगे इंटरलेस्ड। फिर उसके बाद जो है तीसरा जो है पहले में मर्ज हो चुका है, फिर बाकी चीजें हैं आपकी, चौथा जो मुट्ठी है, पांचवा आपका जो अंगूठा है, और एन जो नाखून है। तो ये है, और फिर लास्ट में जो तीसरा मर्ज हो गया पहले में, तो ये पांच ही स्टेप हुए, और छठा उसमें जुड़ जाता है कलाई। तो जब भी सुमन के हम बताएंगे तो या तो पहले स्टेप में ही कंफर्म हो जाएगा कि आप सही बता रहे हो, और या तो वहीं पे कंफर्म हो जाएगा कि एसेसर आपको पकड़ लेगा, कहेगा कि एक स्टेप आपने गायब कर दिया। तो वो स्टेप होता है जो सीमेंट के में गायब हो जाता है ज्यादातर, वो है स्टेप 3 WHO का, पाम टू पाम फिंगर इंटरलेस्ड। फाल्गुनी मैम, समझ में आई बात? हाँ आ गई। वेब स्पेसेस में वाला इसमें ऐड हो जाता है और वो चेंज हो जाता है जो नॉर्मल हमने हाँ, कर। तो जब वो फर्स्ट वाला हम स्टेप बताएंगे उसमें सुमन के में सीधा, जैसे कि हम जब अपने बताएंगे कि हम अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर साबुन का झाग बनाते हैं, अब बनाने के बाद फिर उसी के बाद जो है हम तुरंत ही ये बता देंगे कि साथ में उंगलियों को क्रॉस करा लेते हैं, फिंगर इंटरलेस्ड कर लेते हैं, ताकि ये पहला और तीसरा फिर हमारा मर्ज हो जाता है। फिर दूसरे में जो है आपका उल्टा होता है, यानी उल्टी साइड से फिंगर्स को क्रॉस कराना है। तीसरे में आपका मुट्ठी है, अब वो चाहे वो मुट्ठी की तरफ बनाकर उसको हथेली पे रगड़ा जाए, और या फिर जैसे इसमें स्टेप 4 दिखा रखा है कि क्रॉस करके दोनों हाथों को चैन बनाकर उन दोनों को जो है क्रॉस किया जाए, ताकि अंदर से नाखून फिंगर्स को क्लीन करें। और फिर पांचवा जो है आपका सेम है अंगूठा, और छठा जो है आपका नेल्स है। तो ये सुमन के में जो है आपका पांचवा हो जाएगा, कि नेल से हमको जो है पाम पर जो है क्लीन करना है उनकी लाइनों को। और छठा फिर उसमें ऐड हो जाएगा एक एक्स्ट्रा कलाई। ये सभी को क्लियर है? कोई और अब बता सकता है इस चीज को, चाहे वो सुमन के, चाहे वो 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग? क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इसका, तब तक जो है वो हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे और गलत करते रहेंगे। PSC हरहुआ से कोई स्टाफ बताए? अंजना बताओ। अंजना सिंह। कुछ नहीं तो कम से कम जो स्लाइड शो हो रही है उसी को देखकर बताइए, क्योंकि दिक्कत हमारे लोग के साथ यही है कि हम लोग अंजना संजो कहाँ हो तुम लोग? एनक्वास की, और हिम्मत नहीं है कि हम लोग कायाकल्प पे ही बात कर सके सही से। हाँ बोलो। हाँ बताओ अंजना, बताओ बताओ स्टेप हैंड वॉश का। सर वहाँ 6 स्टेप है, जिसमें फर्स्ट पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलॉकिंग और फिंगर, नेल्स और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये सब बताने के पहले जो आप मेटल्स वगैरह पहनी है वो सब निकालना पड़ता है, ये सब जरूर बताना है।
ये स्टेप नहीं भूलना है, स्टेप नहीं है लेकिन बताना जरूर है इसको। सीधे सीधे फिर है। रिपीट करो, फिर रिपीट करो। सबसे पहले हैंड वॉश करने से पहले जो भी हमने ज्वेलरीज पहनी है उसको रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपना हाथ पे थोड़ा सा रनिंग वाटर से अपने हाथ को धुलेंगे और थोड़ा सा सॉप लेंगे। फिर पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलॉकिंग और थंब, नेल्स का और नेल्स के ऊपर पार्ट को भी क्लीन करेंगे। फिर थंब्स को क्लीन करेंगे। थंब को क्लीन करने के बाद नेल्स का जो है एंटी क्लॉकवाइज हम उसको भी क्लीन करेंगे। सिस्टर, जैसे आपने दूसरे तीसरे में बताया पाम टू पाम और बैक टू पाम, लेकिन इसमें आपने मेन पार्ट छोड़ दिया। आपने क्रॉस फिंगर्स को कहाँ कराया, या फिंगर्स इंटरलेस्ड कहाँ हुई हैं आपकी? वो सर वो इंटरलॉकिंग फिंगर वाला ही बोले हैं ना, थर्ड स्टेप में उसी को बोले हैं। आप सेकंड फिर से बोलिए। फर्स्ट स्टेप में सर हमारा पाम टू पाम रहेगा। सेकंड स्टेप में बैक टू पाम रहेगा। और थर्ड स्टेज में अपना इंटरलॉकिंग रहेगा, जिसमें हमारा दोनों फिंगर्स एक दूसरे में मिले रहेंगे, जिसमें हम नीचे के पोर्स को भी क्लीन करेंगे। फोर्थ स्टेज में हमारे ये थम्स अब रुक जाइए यहीं पर। आपने जो दूसरा स्टेप बताया उसमें आपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कराया। में क्रॉस कराए। हाँ, हाँ हाँ, बैक टू पाम में क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराएंगे तो ये बोलना पड़ेगा ना। या फिर आप जब दिखा रहे हैं तो अगर सिर्फ पाम टू पाम बोल दिया या बैक टू पाम बोल के और उसमें आपने क्रॉस नहीं कराया या नहीं बोला, अगर जैसे हम सुन रहे हैं देख नहीं रहे हैं, तो इस टाइम पे जब आप जान रहे हैं कि सामने वाला सिर्फ आपको सुन रहा है देख नहीं पा रहा है, तो वहां पर सिचुएशन क्या होगी कि आपको जो है रॉन्ग हो बताना जाएगा। पड़ेगा। हाँ सर। हाँ, तो ये चीजें मिस हो रही हैं, तो हड़बड़ाइए मत, क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप बोल ले जाएंगी आसानी से तो फिर कहीं भी बोल ले जाएंगी और साथ में चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। पीएससी सेवापुरी से पीएससी सेवापुरी से कोई जुड़ा है? मैं कॉल करता हूँ बस इनको। हाँ, सीएससी गंगापुर, सीएससी नरपतपुर, सर बोल क्यों नहीं गंगापुर से जुड़े हैं? सीएससी नरपतपुर। जी सर। बताइए हाथ धोने का तरीका। सर पहले सारे ऑर्नामेंट्स जो भी हमारे हैंड्स में है वो निकाल देंगे। फिर हम्म उसको टैप वाटर से हेड को गीला करके फिर ओपन वाटर हैंड पे लेके पाम टू पाम फिर पाम टू बैक करेंगे सर। और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉकिंग करेंगे। इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे, क्रॉस करेंगे। जी क्रॉस करेंगे। फिर सीधा दोनों हाथ रब करेंगे, फिर मुट्ठी सर। और फिर ये जो मिट्टी में किया है आपने, यहाँ पर बोलते हैं कि इंटरलॉक्ड करेंगे। जी इंटरलॉक करेंगे। फिर हम्म। दोनों हाथों के अंगूठों को सर। और फिर अंगूठा हमेशा जब भी अंगूठा करेंगे तो अंगूठा आपका नीचे की तरफ होगा। जी सर अगर नीचे। आप अंगूठा ऊपर की तरफ साफ करेंगे तो सारी गंदगी हथेली पर आएगी। जी सर। हम्म। सर फिर दोनों हाथ को रब करके और कलाई फिर सर। नाखून वाला आपने नहीं बताया, नेल्स कैसे फिर करेंगे? फिर
ये नाखून नहीं है, जी सर। इस तरीके से नाखून नहीं करते हैं। स्लाइड देखिए। जी सर, ये ऐसे सर, हाँ, ऐसे। तो सर ये जब फिर तक आप लोग प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब एसेसर आके आप लोगों से पूछेगा तो कैसे जवाब देंगे? अगर ये चीज बेसिक में नहीं रहेगी तो फिर आगे बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, अब यहीं पर आप बता दीजिए, हाथ धोया कब कब जाना है? सर बिफोर एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट एंड सराउंडिंग सर, एंड कोई भी प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर के बाद सर। और पेशेंट के सराउंडिंग्स को टच करने से पहले और बाद में भी सर। पीएससी बड़ा गांव। पूर्णिमा, हाँ पूर्णिमा, सर। हाँ हाँ बताइए। सर बोलिए। सर हाँ बताइए। पेशेंट को छूने से पहले नहीं सिस्टर, पेशेंट। पहले हमारी बात सुन लीजिए। पहले आप हमें सर स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग बताइए कि आप नॉर्मली WHO का 6 स्टेप बताएंगी कि सुमन के बताएं, और करते हुए दिख रही हैं आप, तो आप बता दीजिए, तो उसको फिर हम लोग आगे बढ़े। सर सबसे पहले सर जो भी आर्टिकल रहेगा सर उसको हम अपने हाथ से रिमूव कर देंगे। हेलो हाँ, आवाज आ रही है, सर। आप आवाज आ रही है, आप बोलती रहें। सर बोल रहे हैं कोई भी सामान सर जो आर्टिकल अगर पहने हैं, अगर रिंग है, कड़ा है, जो भी उसको सब रिमूव कर देंगे। और करने के बाद सर करेंगे क्या कि सर पहले रनिंग वाटर के पास जाएंगे। हैंड वो एल्बो टैब होना चाहिए और लिक्विड सॉप होना चाहिए सर। और फिर सर उसको लेकर हमें पहले हमको थोड़ा सा गीला करके रब करना है। रब करने के बाद झाग आ जाए सर, फिर उसको उल्टा करना है। पहले सामने करके फिर उल्टा करना है और ये 20-20 सेकेंड तक करते रहना है। पहले सीधे सीधे है, पाम टू पाम है, सीधे हथेलियों की तरफ का फोम बनाते हुए उसको करते हैं। सर बैक टू पाम होगा सर। पाम टू पाम फिर बैक टू पाम। यस सर, फिर बैक टू पाम। हाँ, बैक टू पाम जो हाँ होगा सर। क्रॉस फिंगर होगा। जी सर। और फिर जो उसके फिर बाद सर फिर अंगूठा करेंगे सर, दोनों हथेली का। हाँ, फिर सर उसके अंगूठा के बाद सर फिर नाखून पे आएंगे सर। दोनों हाथ में नाखून करने के बाद सर फिर मुट्ठी के बाद सर फिर कलाई को भी करेंगे। देखिए हड़बड़ी में कंफ्यूज हो रहे हैं, WHO वाला और सुमन के दोनों को मिक्स करके बता रहे हैं। इसको आज आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, हम कल फिर इस पे पूछेंगे आप लोगों से। कोई और बताना हाँ चाहेगा हाँ पार्टनर्स में? सर साफ। कोई LT बताना चाहेगा, हाथ धोने का तरीका? बड़ा गांव से एलटी बता रहे हैं। बताएं। सर पहले तो जो हम अपना मेटल पहने रहते हैं, ये सब कड़ा वड़ा ये सब पहले निकाल लेंगे अपना। उसके बाद सर अपना हाथ हम टैप वाटर से गीला करते हैं, फिर सोप ले लेंगे या फिर जो हैंड वॉशिंग हमारे पास हो रहे उसके लेके फिर हम उसे करेंगे सीधा पाम टू पाम कर लेंगे। हाँ। फिर सर हम पाम टू बैक साइड करेंगे, जिसमें कि फिंगर हमारा लॉकिंग में रहेगा, बोथ साइड करेंगे दोनों तरफ। फिर सर उसके बाद हम इंटरलेसिंग करेंगे। इंटरलेसिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर हम थंब रोटेशन करेंगे। थंब रोटेशन हमारा होगा। देन सर फिर हमारा
ये होगा फिंगर टिप्स होगा। ज्यादा बैठे उसके बाद सर अपना हाथ धो लेंगे टैप वाटर से, रनिंग वाटर। कोई दूसरा एलटी बताएगा? इन्होंने सही बताया। पूर्णिमा अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। सामने उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून, कलाई। ठीक है, सामने। ठीक है सर। अर्बन सीएससी भेलुपुर स्टाफ नर्स। अर्बन सीएससी भेलुपुर। सीएससी चोला स्टाफ नर्स चोलापुर। जी सर। आपके स्टाफ नर्स। जी सर, अभी बोल रहे हैं जोड़ने के लिए सर। आवाज हो जाते कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें तो उसका हल हो जाए। मैम आप ना भी जुड़े तो चलेगा, आप लोग ऑफिशियल लोग हैं, लेकिन जो प्रोसीजर से रिलेटेड लोग हैं उनको तो जरूर जुड़वा दिया करें जब प्रोसीजर से रिलेटेड ट्रेनिंग हो। सीएससी पुआरी कला। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी सर। आप बताएं। हाँ जी सर। किस स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग? एक एक मिनट सर, दिखाई दे रहा है ना सर? दिख रहा है हाँ। वीडियो? हाँ एक मिनट सर। हमने जो भी सर पहने होंगे हाथ में, चाहे वो कोई ज्वेलरी, मेटल वगैरह या बैंगल्स वगैरह कुछ भी हो, वो सब रिमूव करेंगे। उसके बाद से सर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, देन फिफ्थ स्टेप। सर ये सुमन के स्टेप्स हैं। इसमें WHO से जो आपने डिफरेंस बताया कि हम लोग वेब्स को फर्स्ट और सेकंड स्टेप में ही यूज कर लिया था हम लोगों ने। चले, मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं सबको? यस सर। आप तो हम लोग किस स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग बताएंगे? सुमन के नहीं, ताकि कंफ्यूजन किसी तरीके का ना रहे। सबसे पहले कोई भी ऑर्नामेंटल्स, कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए हाथों में हमारे। और उसके बाद जब हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब ले लेंगे तो सबसे पहले हमको पूरे हाथ पर अप्लाई करना है अच्छी तरीके से। जब कायदे से झाग बन जाएगा तो बैक टू पाम जाके ये हम क्रॉस करते हैं इस तरीके से दोनों हाथ। और तीसरा स्टेप है फिर ये क्रॉस का। चौथा है ये, इस तरीके से हमको चैन बनानी है ताकि ये जो हमारे नाखून हैं ये वाले, ये इन उंगलियों पर जाकर जो है सफाई करें। इस तरीके से हमको उसमें करना है। फिर उसके बाद आपका
जब आपने क्रॉस फिंगर किया, चाहे अपोजिट क्रॉस फिंगर किया, तो उसमें कहीं अंगूठा यूज नहीं होता है। तो अंगूठे को यूज कराने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको नीचे की तरफ जो है साफ करते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपकी जो ये नाखून है, और उससे आपकी हथेली को लाइनों को साफ करने के लिए या हथेली की गंदगी को साफ करने के लिए दूसरे हाथ के नाखून से उस कलाई उसको हथेली को अच्छी तरीके से दबा के जो है साफ करते हैं। एक बार इसको करेंगे और एक बार इसको करेंगे। ये आपके 6 स्टेप हैं। अब अगर आप सुमन के तौर पे याद रखना चाहते हैं तो इसमें बस सिर्फ एक चीज है घटेगी और एक चीज बढ़ जाएगी। वो क्या है मैं बता दे रहा हूं पहले ही। जब आप WHO में करते हैं तो सिर्फ इसमें आप रब करते हो, लेकिन जब सुमन के आप करोगे तो रब करने के साथ साथ यहीं पर क्रॉस फिंगर कर लेंगे आप। और दूसरा ये आपका अपोजिट फिंगर हो जाएगा। तीसरा फिर आपका जो है, जो यहाँ पे WHO में ये क्रॉस करना था, ये चीज नहीं है, सीधे सीधे क्रॉस फिंगर है ये इंटरलॉकिंग, जिसको मुट्ठी बोलते हैं। अब मुट्ठी इसलिए बोलते हैं कि कुछ जगह पर इस तरीके से बताया जाता है। ये भी तरीका गलत नहीं है, तो चाहे इसको आप यूज करें और चाहे इसको यूज करें। कुल मिला के मकसद ये है कि जो ये लाइनें हैं हमारी फिंगर्स की, ये पूरी क्लीन हो जाए। अब फिर उसके बाद जो है आपका ए है अंगूठा और एन है नाखून। और फिर जब पहला और तीसरा मर्ज हो गया है तो एक स्टेप बचा तो उसको जोड़ दिया कलाई। तो WHO में कलाई नहीं है। तो ये चीज है। तो चाहे सुमन के फॉलो करिए, चाहे 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग फॉलो करिए, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। CSC चोलापुर से स्टाफ नर्स जुड़ गई हैं। हाँ सर, भेज दिए हैं, जुड़ गई हैं। चोलापुर सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर, स्टाफ नर्स ज्वाइन है चोलापुर से। नहीं, अब इसके बाद आपका जब 6 स्टेप कर लिया, यानी कि हाथ हमें कैसे धोना है, और फिर उसके बाद है आपका 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन, यानी कि कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जब हमको हाथ धोना है। वो मूवमेंट्स हैं आपके आपके सामने उस पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर क्लीनिंग एसेप्टिक प्रोसीजर, और आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। चौथा आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ये 5 चीजें हैं। तो इसमें सीधे सीधे देख लीजिए कि 2 बिफोर हैं और 3 आफ्टर हैं। तो आपको हमेशा ख्याल रखना है। और इसमें जो है नंबरिंग भी की गई है, तो इसका नंबरिंग का महत्व यहाँ पर ये है कि ये सीरियल नंबर नहीं बताया गया है, ये बताया गया है कि ये आपको इसी तरीके से बताना भी है। आप पहले आफ्टर टचिंग पेशेंट नहीं बता सकते, आप आफ्टर टचिंग ए पेशेंट नहीं बता सकते। यानी जो ये कह रहा है सीधे सीधे आपको उसी को फॉलो करना है और उसी तरीके से बताना है। बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, फिर तीसरा आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, चौथा आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, और पांचवा आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स। तो ये आपका है 5 मूवमेंट्स ऑफ। अगर आप 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग और 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन को फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आप जो है 70% तक जो है अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और जो कि
नेचुरल है, बिल्कुल कॉमन है सभी जगहों पर कि शायद ही 0.5 या 0.25 या 0.75% लोग ही करते हों, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम लगभग 90 लोग जुड़े हुए हैं और अभी किसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बता सके कि सर हम बताने को तैयार हैं और ये देखिए हम बिल्कुल सही बताने जा रहे हैं। अब क्यों दिक्कत है? क्योंकि कर नहीं रहे हैं प्रैक्टिस। अब वो पता चल जाता है तो हम बड़े बड़े खर्चे वाली चीजें अपने सामने रख के असेसमेंट की तैयारी करते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये चीजें भी करनी है, और जो हमारी बेसिक चीजें हैं जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं असेसर के ऊपर या हमारी अपनी लाइफ में, और उसके लिए हम पूरी तरीके से इग्नोर किए रहते हैं। जितने भी हम लोगों ने राउंड किए वर्चुअल राउंड इसके दौरान जो है पिछले 3-4 महीने में, तो सब में जो चीजें निकल के आई वो सबसे ज्यादा लैकिंग इसी चीज की थी कि इंटरव्यू वाले पार्ट सबसे ज्यादा हम लोग के डाउन है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, सामान भी काफी हद तक है, रजिस्टर वगैरह भी हैं, लेकिन ये इंटरव्यू वाला पार्ट अभी चाहे किसी डॉक्टर साहब से बात कर ली जाए, चाहे किसी स्टाफ नर्स से, चाहे अभी जो है कोई वार्ड आया हो उससे, तीनों की वही कॉमन प्रॉब्लम है, कोई भी हैंड वॉशिंग नहीं करने को तैयार है। अगर मैं एक सवाल यहाँ पे डॉक्टर से करूं कि क्या कितने पेशेंट को देखने के बाद आपको हैंड वॉशिंग करनी है और कितनी बार सैनिटाइजर यूज करने के बाद हैंड वॉशिंग करनी है? कोई बता सकता है? हम ऐसी जगह पे हैं जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है कुछ देर के लिए, अब वहां पे हम सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो कितनी बार हम सैनिटाइज कर लेंगे कि उसके बाद अब हमारे लिए मस्ट हो जाएगा कि हम प्रॉपर वे में पूरा लिक्विड हैंड वॉशिंग करें? जब जब हमें संदेह होगा कि पेशेंट जो है ज्यादा रोग ग्रसित है, जैसे ट्यूबरकुलर हुआ, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे जो हमारे मतलब जो हमें नुकसान या इन्फेक्टेड कर सकता है, उसके बाद हमको तुरंत करना ही करना है। अदरवाइज देख सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो आपके विवेक पर हो गया। दूसरा हमारा सवाल है सर कि अगर आपने 4 बार कितनी बार आप जो है हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लिए, अब उसके बाद आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप जो है भले ही हाथों में कोई विजिबल डर्ट ना दिख रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी हैंड वॉशिंग मस्ट हो जाती है। इसका सीधा सीधा जवाब है, जब आप 4 बार सैनिटाइज हाथ कर लेते हैं, 5वीं बार आपको हैंड वॉशिंग करनी ही करनी है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप 5वीं बार भी जो है हैंड वॉशिंग ना करके हैंड सैनिटाइज करें, वो आपका गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर इन्फेक्शन का सोर्स आप बनने लगेंगे। और एक सीधा सा एक और भी प्रिंसिपल है आपके स्टेथोस्कोप के लिए कि स्टेथोस्कोप को आपको कितनी बार क्लीन करना है और कितने मरीजों को देखने के बाद क्लीन करना है और किस चीज से क्लीन करना है। जैसे अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि मरीज की कंडीशन को देखते हुए हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें हाथ धोना है, उसी तरीके से स्टेथोस्कोप में है, अगर किसी इन्फेक्शन वाले पर, स्किन इन्फेक्शन वाले पर हमने स्टेथोस्कोप का यूज किया, तब तो हमें उसको स्पिरिट स्वैब से क्लीन करना ही करना है। लेकिन अगर हम नॉर्मली पेशेंट देख रहे हैं तो 75 पेशेंट्स के बाद हमको एक बार जरूर अपना जो है स्टेथोस्कोप प्रॉपर क्लीन करना है स्पिरिट स्वैब से। और जो ये स्टेथोस्कोप का कफ होता है, इसको कितने दिन पे क्लीन करना होता है और कैसे करना होता है?
हमारे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा अस्पताल होगा जहां पे स्टेथोस्कोप वो स्फेग्नोमेनोमीटर यूज ना होता हो, कफ यूज ना होता हो। तो उसको कैसे क्लीन करते हैं? कभी आज तक किसी ने किया है? कफ किस चीज का बना होता है? कपड़े और रबर का। तो सर, जो कपड़े वाला होता है हिस्सा, उसको जो है हमें उसमें से रबड़ निकाल कर, वो सिलाई लगी होती है वहां पर, उसको निकाल कर हमें कफ को सर 0.5% के क्लोरीन सोल्यूशन में 10 मिनट तक डिप करके रखना होता है, उसको क्लीन करना होता है। जब कोई, जैसे कि हमने कोई इन्फेक्शियस पेशेंट देख लिया और उसकी स्किन से वो कायदे से टच हो गया, तब तो करना ही करना है, और नहीं 3 दिन पर एक बार जो है उसको हमें 0.5% के क्लोरीन सोल्यूशन से क्लीन करना है, और फिर उसको जो है उसमें कफ में रबड़ आपको अपना डाल देना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हमारे लोग के डेली यूज में होती हैं चीजें, तो हमको मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे डिसइंफेक्ट करना है, कैसे क्लीन करना है। क्योंकि जो चीजें सामने से नजर नहीं आती हैं, अब वही इन्फेक्शन का सोर्स बनती हैं और स्प्रेड करती हैं। जैसे आपके दरवाजे का हैंडल हो गया, मान लीजिए मुझे ही जुकाम है, सर्दी है, नाक बह रही है मेरी, और जो है हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं हॉस्पिटल से या घुस रहे हैं अंदर, हमको छींक आई, दरवाजे पे फैल गया, या हमने छिनका नाक में पूरा ले लिया। अब हमारे पास रुमाल नहीं है, हमने क्या किया, हैंडल पकड़ लिया या फिर दरवाजे पे उसको हाथ फेर दिया अपना, यानी हमने पूरा जो है इन्फेक्शन वहां पर जो है पेस्ट कर दिया, पेंट कर दिया। अब जितने लोग भी उससे गुजरेंगे तो वो उसको जो है छुएंगे और उनके हाथों में वो गंदगी लगती जाएगी। अगर किसी ने भी हाथ इत्तेफाक से नहीं धोया तो कहीं ना कहीं वो जो है समोसा खा लिया उसने, लाई चना मंगा के खा लिया, तो वो दिक्कत में फंस जाएगा, वो इन्फेक्शन को ले लेगा। तो इसलिए हमें जो है अपने हैंडल्स, दरवाजे और जो ये मेज के कॉर्नर्स हैं, कुर्सी की हैंडल्स हैं, इनको भी रेगुलर बेसिस पे क्लीन करवाते रहना चाहिए, कि पता नहीं कब किसने कौन सा पार्ट टच किया हुआ है और कौन सी बीमारी ये लेकर देकर गया है यहाँ पर। आप लोग का काम होता है यहाँ कौन सा, ठीक है? तीन तल्ला कौन सा है? साफ ले लीजिए। स्नेहा, ये स्नेहा कौन है? स्नेहा, Boss, being a host, please support. अब उसके बाद है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में दूसरी चीज है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें कुछ जर्नल्स, आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनकी बात की गई है, जैसे ग्लव्स, मास्क, आई कवर, गाउन्स, कैप्स, फुटवियर। अब ये 6 चीजें हैं, 6 चीजों में सारी चीजें जो है पहनी भी जाती हैं, उतारी भी जाती हैं। तो इन 6 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कैसे पहना जाता है, कैसे उतारा जाता है। ग्लव्स का नो टच टेक्निक क्या है? मास्क में लाइनों का ध्यान रखा जाता है कि ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। आई कवर्स में जो है आपको कान के पास से पकड़ के पहनना है। गाउन्स में आपको जो है कोई दूसरा पहनाएगा, और जो है अगर गले सामने वाला है तो आप उसको खुद पहनना होगा। कैप्स है, तो कैप्स कब आपको लगाना है, कब उतारना है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और साथ में फुटवियर। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं 2 तरीके के बने होते हैं। एक तो ये तो प्लास्टिक के शेप में, वो प्लास्टिक के उसमें बने हुए आते हैं, या फिर जो है ये कपड़े के और कागज के बने हुए आते हैं।
तो इनके नेचर के हिसाब से डिस्पोजेबल का भी हमें ध्यान रखना है कि इसको डिस्पोज कैसे करना है। अगर प्लास्टिक फॉर्म में है तो आफ्टर यूज जो है ये रेड में जाएंगे, और अगर कपड़े और कागज वाले हैं तो ये जो है आपके येलो में जाएंगे। इस चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे। अब अक्सर असेसमेंट वाले दिन जो है आप लोग की ओटी वगैरह और लेबर रूम मेंटेन रहता है। कोई भी अगर उसमें इंटर किया, आपने उसको ऑफर किया कि वो फुटवियर या ग्लव्स मास्क पहन ले, और जब वो बाहर निकलने लगता है तो लेकिन कोई तो प्रोसीजर हुआ नहीं, तो अब उसको ये सब चीजें कहाँ फेंकने के लिए आप कहेंगे, या कहाँ पर बाहर की तरफ कौन सी बकेट्स रखी जाएंगी, कोई बता सकता है? मेनली 4 बकेट्स रखी रहती हैं, येलो, ब्लैक, ब्लू और वाइट। सर ये तो अंदर आपके जहाँ पे प्रोसीजर एरिया है वहां पर रखी हुई हैं, और यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं ये कि मान लीजिए आप एज ए एसेसर किसी ओटी को सिर्फ देखने गए हैं कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कैसे रखा है, इस पर नॉर्म रखा है कि नहीं, लेकिन ओटी जो है स्टरलाइज्ड है, तो आपको वहाँ के स्टाफ ने मना कर दिया इंटर करने से कि बगैर सर आप ग्लव्स सॉरी मास्क और फुटवियर के बगैर मत जाइए आप, यानी शू कवर के बगैर आप मत जाइए। तो आपने कहा ठीक है, आपने शू कवर भी ले लिया और जो है हेड कैप भी पहन लिया और मास्क भी लगा लिया। उसके बाद आप वहां अंदर गए, आपने सिर्फ न कोई चीज टच की न कुछ एक्टिविटी की, सिर्फ आपने जो है अपनी नजरों से वहां पर चीजों को देखा और बातचीत की, और उसके बाद आप बाहर निकल आए, ओटी के बाहर आ गए। अब आप तो आपने जो शू कवर पहना हुआ था, आपने जो मास्क लगाया हुआ था, और जो आपने हेड कैप पहना हुआ था, अब इन तीनों को डिस्पोज कहाँ करेंगे सर? नॉन इन्फेक्शियस ब्लैक बकेट में। ऐसे डॉक्यूमेंट्स सर ये लोग करेंगे। दो जवाब आ गए हैं, एक ब्लैक आ गया है और एक येलो आ गया है। तो लगभग 86 लोग जुड़े हुए हैं, तो 43 बांट दिया जाए। येलो येलो ब्लैक सर। चौकाघाट से जो लोग बोल रहे हैं वहां पे शायद 2 सिस्टम खुला हुआ है, तो जब भी आप ओपन कर रहे हैं तो इको हो रहा है। देखिए, अगर सवाल पे अगर ध्यान दिया होता तो उसके हिसाब से जो दुर्गा कुंड से हमें जवाब मिला है वो सही है। आपका नॉन इन्फेक्शियस बकेट में जाएगा, यानी ब्लैक में। लेकिन और यही अगर आप प्रोसीजर कर लेते हैं, मान लीजिए सर्जन है, उसमें एनेस्थेटिक्स है, तो वो लोग जब बाहर निकलने लगेंगे तो बाहर निकलते समय अपना सारा चीजें वहीं पे डिस्पोज करके तब बाहर निकलते हैं, वो उसको बाहर लेकर नहीं आते हैं। तो अगर बाहर लेके आ रहा है कोई प्रोसीजर करने के बाद, तो बाहर कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट के लिए आपकी गैलरी में या उसमें उसमें गैलरी में सिर्फ आपका रखा रहेगा ब्लैक बकेट। तो अगर उन्होंने प्रोसीजर किया है वहां पर, तो निकलते समय बिल्कुल आउटर में ही, कल जैसे हम इमरजेंसी में भी बात कर रहे थे, गवर्नमेंट वेस्ट है, मतलब कि बाहर आ गए तो वहाँ पे बीएमडब्ल्यू नहीं काम करेगा। फार्मासिस्ट पीएससी बड़ा गांव प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो वहां पर जो है जब हमने कोई प्रोसीजर नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं की, स्टरलाइज एरिया में घुसे हैं, तो वहां पर वो हमारा इन्फेक्शन नहीं हुआ किसी भी तरीके का उन चीजों में, लेकिन वो गंदा तो हो गया, तो उसको हम ब्लैक बकेट में डाल देंगे। और अगर वो प्लास्टिक के हैं तो फिर हमारी वहां पर मजबूरी हो जाएगी कि उस साथ में एक हम रेड बकेट रखें।
और नहीं तो सीधा सीधा तरीका यही है कि अगर प्रोसीजर करके आए हैं तो ओटी के गेट पर निकलने से पहले वहीं पर आपका डिस्पोजल का सारी बकेट्स होनी चाहिए और उसमें वो डिस्पोज करके तब वो बाहर वहां से निकले, यानी कि वहां की गंदगी वहीं छोड़कर बाहर निकले। अब इसके बाद तीसरा है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम। अब जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट, लिनेन या रबड़ की चीजें जो हम बराबर जो है उसको रीयूज करते रहते हैं, उनका कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कैसे उनको क्लीन करना है, कैसे उनको स्टरलाइज करना है, कैसे उनका स्टोरेज करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कोई डीकंटामिनेशन के बारे में बता सकता है क्या चीज होती है? कोई भी स्टाफ नर्स जो ऑटोक्लेव कर रही हो अपने यहाँ पर, सीएससी मिसिरपुर से। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि बाद में जवाब आप ही को देना होगा एसेसर के सामने। तो जितने स्टाफ नर्सेज हैं, जो भी ओटी वगैरह में काम कर रहे हैं, लेबर रूम में काम कर रहे हैं, एलटी हैं, आप सभी लोग मतलब पार्टिसिपेट कीजिए, खुद से बढ़ के उत्तर दीजिए। सीएससी मिसिरपुर। तो भाई कोई प्रोसीजर किया ऑटोक्लेव करते हैं कि कुछ डिकंटामिनेट करते हैं? सर क्या कह रहे हैं आप? संतोष सर कुछ पूछ रहे हैं आप? बस आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वहाँ के स्टाफ नर्स से पूछ रहे हैं। अच्छा, क्या सर बोले हैं? आपने प्रोसीजर किया, डिलीवरी किया कुछ? सर हाँ, तो पन्ने पे हमें उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को, चादरों को कैसे डिकंटामिनेट करेंगी? सर इंस्ट्रूमेंट को हम प्रोसीजर 0.5% की क्लोरीन बताओ। में भिगा के रखेंगे हाँ। 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम उसको ड्राई करेंगे, रनिंग वाटर से वॉश करेंगे एंड उसको ड्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको ऑटोक्लेव में ले जाएंगे, रैप करके हम 30 मिनट के लिए रखेंगे। विदाउट रैप हम 15 मिनट रखेंगे और विदाउट 20 मिनट, 15 से 20 मिनट है, 15 से 20 मिनट। फिर उसके बाद हम उसका प्रेशर होगा ऑटोक्लेव का 121 डिग्री सेल्सियस, 15 एलबीएस है और टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें आपने 2-3 चीजें गलत बताई और छोड़ दी। क्या सर? अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कंफर्म हो जाएगा। पीएससी हरवा की स्टाफ नर्स। जो गंदगी करेगा उसके लिए 500 रुपये का फाइन मारेंगे। संजू बताओ। ठीक है, कितनी बार भराया जाएगा? गंदगी कोई करने नहीं जाता है, उससे लेकिन महीना ही नहीं करते थे। मैं देख रहा हूँ बस। पीएससी सेवापुरी। सर हाँ, रेनू मेरी मौर्य, अर्बन सीएससी शिवपुर। आप बताना चाह रही हैं, बताइए। हाँ सर, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जो हम यूज करते हैं प्रोसीजर करने के बाद, फिर हम उसको क्लोरीन सोल्यूशन में 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन में डालते हैं, उसी को डिकंटामिनेशन। और आगे? सर उसको जो 5 मिनट 10 मिनट के लिए जो सोल्यूशन में डालते हैं 0.5% सोल्यूशन में,
क्लोरीन सोल्यूशन को इसी प्रोसेस को हम लोग डिकंटामिनेशन, फिर इसके बाद उसको क्लीन करके मतलब सॉप एंड रनिंग वाटर में उसको क्लीन करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, इसके बाद फिर स्टरलाइजेशन करेंगे। देखिए, अगर हमें कोई चीज डिकॉन्टामिनेट करनी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किन चीजों से डिकॉन्टामिनेशन करते हैं। तो जो हम डिकॉन्टामिनेशन करते हैं वो करते हैं क्लोरीन सोल्यूशन 0.5% से। तो 0.5% और 1% जो कि हम अपने जनरली अपने अस्पताल में यूज करते हैं, तो उसको बनाने का हमें पहले तो तरीका मालूम होना चाहिए कि क्लोरीन सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए है साफ साफ कि ये आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है बहुत ही नुकसानदेह होता है, स्किन के लिए नुकसानदेह होता है, इनहेल कर लें तो उसके लिए भी नुकसानदेह है। तो इसके लिए जो है खास तौर पे बोला गया है वियर यूटिलिटी ग्लव्स, यानी जो मोटे रबड़ वाले हैवी ड्यूटी ग्लव्स आते हैं आपको उनका इस्तेमाल करना है, और साथ में प्लास्टिक एप्रन का इस्तेमाल करना है जब भी आप क्लोरीन सोल्यूशन बनाएंगे। फिर अगर आपको मान लीजिए 0.5 का 1 लीटर का सोल्यूशन बनाना है तो 1 लीटर जो है आप वाटर लेंगे प्लास्टिक बकेट में। आप लोहे की बकेट इस्तेमाल मत करिएगा, प्लास्टिक की ही बकेट इस्तेमाल करिएगा। तो लेते हैं और इसी 1 लीटर में से थोड़ा सा पानी हम एक मग में निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसमें 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर जो है एक मोटा पेस्ट बनाते हैं 15 ग्राम का। जब वो अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाता है तो बाकी जो 1 लीटर का बचा हुआ पानी है उसमें इसको मिक्स कर देते हैं। तब जाके हमारा जो है ये 0.5 का क्लोरीन सोल्यूशन तैयार होता है, जो कि हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट को, चादरों को डिकॉन्टामिनेट करने के काम में आती है। अब आती है, तो अब इसके लिए करना क्या है कि अगर हमारे आफ्टर प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट हैं या चादर वगैरह हैं तो उसके लिए हम एक चौड़े मुंह के बर्तन में यानी टब में हम 1% 0.5 का क्लोरीन सोल्यूशन बनाएंगे। जितनी हमें आवश्यकता होगी 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, उसी हिसाब से 15 ग्राम या 30 ग्राम या 45 ग्राम जितनी आवश्यकता होगी हम उसका पेस्ट बनाकर क्लोरीन सोल्यूशन बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टाइम जानना मस्ट है, क्योंकि क्लोरीन सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं कोरोसिव होता है। वो जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स को ब्लंट कर सकता है, उसकी धार को खत्म कर सकता है, जंग लगा सकता है। तो इसलिए एक लिमिटेड टाइम के लिए ही उसको डाला जा सकता है ताकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की लाइफ लंबी रहे। तो उसके लिए सिर्फ डिसाइड किया गया है 0.5% का क्लोरीन सोल्यूशन और 10 मिनट की टाइमिंग। 10 मिनट की टाइमिंग के बाद आप जो है उसको बाहर निकाल लेंगे। अब बाहर निकाल लेंगे, इसको जो है सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है। और जैसे कि सीएससी मिसरपुर की स्टाफ नर्स ने बताया, स्क्रबिंग विद ब्रश एंड वाटर, डिटर्जेंट का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक दूसरी जगह की जो सिस्टर ने बताया उन्होंने उसमें जो है साबुन को ऐड किया। तो साबुन बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट पर या चादरों पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन वगैरह, ऑयल्स और ग्रीस या कोई सूखा हुआ पार्ट है, वो बगैर साबुन के साफ नहीं होगा। और यहाँ तक कि जो क्लोरीन होता है वो भी इंस्ट्रूमेंट या चादर पर से नहीं हटेगी। और अगर क्लोरीन चादर पर से नहीं हटेगी, इंस्ट्रूमेंट से नहीं हटेगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती रहेगी इंस्ट्रूमेंट और चादर को। तो इसलिए हमें डिटर्जेंट से इस्तेमाल जरूर करना है धोने के लिए, और उसको फिर उसके बाद हमें उसको सुखाना है, अच्छी तरीके से ड्राई करना है। आप लोग करते क्या हैं कि तुरंत साबुन पानी से धोया और सीधे जो है कपड़े में लपेट कर पहुंच गए ऑटोक्लेव में, सुखाने का कहीं कोई जिक्र नहीं करता, जबकि गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है और हर एक स्टेप का अपना इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस को जानिए और उसके स्टेप को पूरा बताइए, नहीं तो वो फिर वहां पर वो
अगर पूरा सवाल का जवाब दे दिया तो आपको 2 नंबर देगा, आधा अधूरा दिया, कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो वो खट से 1 नंबर कर देगा। और 10 स्टेप हैं उसमें, और उसमें आपने 4 का ही जवाब दिया, 6 गायब कर दिए तो वो 0 कर देगा, और आपको लगेगा कि हमने जवाब दिया है, लेकिन वो वहां पे स्कोर आ जाएगा आपका 0। तो बहुत जरूरी है कि हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से जानें। अब जब ये डिकॉन्टामिनेट हमने कर लिया, यानी कि 0.5 के क्लोरीन सोल्यूशन में 10 मिनट के लिए डाल दिया। अब डालने के बाद हमने उसको साबुन, पानी और ब्रश की सहायता से अच्छी तरीके से धो लिया, फिर उसके बाद सुखा लिया। तो ये इतना प्रोसेस जो हमारा कहलाता है वो डिकॉन्टामिनेशन कहलाता है, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट डिकॉन्टामिनेट हो गए। अब इसके बाद शुरू होती है आगे की प्रोसेस, जिसको जो कहलाती है स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन जो है इंश्योर करता है दैट आइटम्स आर फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट इंक्लूडिंग एंडोस्पोर्स। स्टरलाइजेशन जब आप करते हैं तो जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस और पैरासाइट हैं, इनके साथ साथ एंडोस्पोर्स को भी ये खत्म कर देता है। तो यानी सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो ऑटोक्लेव ही होता है, यानी स्टरलाइजेशन। लेकिन अब स्टरलाइजेशन के 3 तरीके होते हैं: स्टीम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, प्रेशर कुकर ऑटोक्लेविंग। तो हम लोग जो है ऑटोक्लेव में स्टीम स्टरलाइजेशन का उपयोग करते हैं। और एक होता है केमिकल कोल्ड स्टरलाइजेशन, वो मशीनें हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, और या फिर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम लोगों का यूज होता है लैब में। लैब में कोई बता सकता है कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की मशीन कौन सी होती है? कोई एलटी? सुजीत आर्या, एलटी। जी सर। दिखाइए आपके यहाँ पे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कहाँ पर है मशीन? सर यहाँ जगह नहीं, इसलिए यहाँ नहीं है रखी हुई। है आपके पास? जी। क्या नाम है? नाम नहीं ध्यान आ रहा क्या है? नहीं सर, नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका। अब टेम्परेचर बताइए। 121 है उसका टेम्परेचर। वो तो ऑटोक्लेव है सर, वो तो 121 वाला। आपका तो 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो है उसको ड्राई हीट कर देता है। एलटी साहब वो दिखा दीजिए जहाँ भी है बैक कैमरा से। ठीक है सर। ठीक है सर, दिखा रहा हूँ। सीएससी गंगापुर के एलटी हैं? बोलिए। हेलो। हाँ, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है सर? क्या पूछ रहे हैं? बंद कर दे बाहर से।
कर दिया हो। तभी तो हम कर रहे थे, हाँ नहीं बस हम कह रहे हो पढ़ने कैसे होता। हेलो सर। जी सर जी नमस्कार। बहुत सर कनेक्शन कट गया था। हाँ बताएं। ड्राई पे है क्या है इंस्ट्रूमेंट वाला ड्राई के लिए? अब इस मशीन को क्या बोलते हैं? सर नाम ही मुझे नहीं ध्यान आ रहा। कोई और बताएगा? एलटी सुनील कुमार वर्मा, एलटी गंगापुर। जी सर नमस्कार सर। ये नमस्कार, ये मशीन देख के बताइए इसका नाम कौन सी मशीन है ये। कौन से सर? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर। रुकिए दिखाते हैं। अब दिख रहा है? थोड़ा और नहीं सर पीछे हमारे नहीं आ रहे। क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? ये केवल प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम्स आ रहा है सर। अच्छा, इसका नाम क्या? अब आ रहा है? जी सर। इसका नाम एलटी साहब मशीन के सामने करिए कैमरा। जी सर। अब बताइए कौन सी मशीन है ये? ये सर इंक्यूबेटर है ये। किस काम इंक्यूबेटर है आती सर। है? ये इतनी बड़ी मशीन क्यों मिली है आप लोगों को? किस काम आती है? दो कामों के लिए आता है सर। एक तो हम लोग इसमें जैसे जो हम लोग रीयूज के लिए स्लाइड होती है उसको भी हम प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, लेकिन ये मेनली माइक्रोबायोलॉजी के लिए मिलता है सर। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं? मीडिया वगैरह बनाने के लिए काम आता है सर इसमें। तो क्या मीडिया टेम्परेचर मीडिया, ज्यादा चाहिए हाँ, होता है उसका? कल्चर करने के लिए सर इसमें यूज किया जाता है। कल्चर मीडिया बनाना, मीडिया थर्ड बनाने के लिए काम आता है। तो ये चीज जो है आपकी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए, स्लाइड वगैरह जी के जी लिए। जी वही तो बोले सर कि मतलब जो हम लोग स्लाइड जो रीज करते हैं उसके लिए भी स्टरलाइजेशन किया जाता है इसमें, क्योंकि 99 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होता है, तो इसके लिए जो हीट से स्टरलाइज किया जाता है इसमें हम लोग करते हैं। आवाजें कट आ रही है सर आपकी आवाज। सर बंद कर दूं क्या? लाइव में जाऊं मैं? हाँ हाँ। सर तो अब जो हम लोग स्टीम स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेव करते हैं, अब उसमें जो है 3 तरीके का चीजें होती हैं जो मायने रखती हैं। एक तो है टाइमिंग, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और प्रेशर आपकी दो ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो ऑलरेडी कांस्टेंट होती हैं। वो ऑटोमेटिकली अपने आप काम करती हैं कि जब भी उसमें अच्छी तरीके से स्टीम पहुंच जाता है तो वो अपने आप जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो जाता है और साथ में 15 एलबीएस प्रेशर हो जाता है। अब डिसाइड करता है कि कौन से सामान को हमें कितनी देर पकाना है। तो जो जितने हार्ड सरफेस वाले आपके सामान हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, रबड़ और कांच की चीजें हैं, तो रबड़ और कांच की चीजों को पकाने के लिए कम समय लगता है, क्योंकि इनको ऊपर से ही क्लीन करना होता है, अंदर तक कुछ जाना नहीं होता है रबड़ और कांच के अंदर। तो इनमें सिर्फ 5 मिनट लगता है। नोट कर लें। अब अगर बिना कपड़ा लपेटे हुए हम ऑटोक्लेव कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, तो उसके लिए सिर्फ 20 मिनट की ज़रूरत होती है। और अगर जो है हमने उस पे कपड़ा लपेट दिया, एक लेयर और तैयार कर दी उसके ऊपर, तो उस लेयर को पार करके इंस्ट्रूमेंट में अच्छी तरीके से भाप लग जाए और वो पक जाए, तो उसके लिए जो है हमको 10 मिनट और एक्स्ट्रा देने होते हैं।
यानी कि कपड़े में लपेटा हुआ है तो 30 मिनट। अब अगर हम ओटी के लिनेन और अदर सामान को पकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लिनेन है, तौलिया वगैरह है या एप्रन वगैरह है, तो वो तह बना के रखी जाती है, तो उसमें भाप को इंटर करने में और थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए 40 मिनट है। तो सीधे सीधे ये हमें मेन ये है कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज होगा आपकी टाइमिंग 5 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। 5 मिनट रबड़ और कांच के लिए। अब जैसे ऑटोक्लेवेबल एम्बू बैग भी आता है, ये रबड़ में आता है। आपका कैलिस पैड मैकिन्टोश है, अगर उनको ऑटोक्लेव करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड लग रहा है, तो उसके लिए 5 मिनट है। कांच के कोई सामान है, बोतल है, तो उसके लिए 5 मिनट है। आपका इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप बिना कपड़े में लपेटे हुए इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो सीधे सीधे 20 मिनट्स। और एक चीज और बता दें, कोई भी टाइमिंग में वेरिएशन मत करा करिए आप लोग कि 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट। वो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे है 5 मिनट। दूसरा फिर है 20 मिनट, पर जोशी के अभी सीएससी मिसिरपुर के सिस्टर ने बोला कि 15 से 20 मिनट, तो वो नहीं होगा, सीधे सीधे 20 मिनट होगा। और फिर उसके बाद लपेटे हुए हैं तो 30 मिनट, और सिर्फ चादरें हैं और आपके एप्रन वगैरह हैं, तो ये पूरे 40 मिनट तक चलेंगे। अब बहुत सी जगहों पर दूसरा भी तरीका अपनाया जाता है, वो चीज कहलाती है आपका HLD, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। ये स्टरलाइजेशन से एक स्टेप पहले की चीज है, तो इसको जो है ना डिकॉन्टामिनेशन बोल सकते हैं, ना स्टरलाइजेशन बोल सकते हैं, उसके बीच की चीज है हाई लेवल डिसइंफेक्शन। अब हाई लेवल डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में अगर डिफरेंस किया जाए, तो ये भी जो है HLD भी एलिमिनेट्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट्स बट डज नॉट किल ऑल इंडोस्पोर्स। ये इंडोस्पोर्स को किल नहीं करता, विच काज डिजीज सच एज टिटनेस एंड गैस गैंग्रीन। तो HLD में हमेशा खतरा बना रहता है टिटनेस का और गैस गैंग्रीन का। तो और एक चीज ये भी देखी है आप लोगों ने कि ज्यादातर जो भी हमारे यहाँ पे डेंटल ओपीडी हैं या डेंटिस्ट बैठ रहे हैं, तो वो अब सब लोग ज्यादातर हाई लेवल डिसइंफेक्शन ही करते हैं, HLD ही करते हैं। तो इसमें जो है कम से कम हमारा यही सजेशन है कि 15 दिन या 1 महीने पर एक बार जो है उसको आप वो स्टरलाइज भी करवा लें अपने इंस्ट्रूमेंट को, नहीं तो टिटनेस और गैस गंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उनके मरीजों में। सिर्फ HLD से काम नहीं चलेगा। अब HLD दो तरीके की है आपकी, एक बॉइलिंग है यानी जो बॉयलर से करते हैं, और दूसरा केमिकल HLD। केमिकल से कौन सी HLD होती है, कोई बता सकता है? OT से कोई जुड़ा हुआ है? साइडेक सोल्यूशन होता है क्या इसमें? साइडेक्स ब्रांड नेम है। अच्छा, मतलब वही सोल्यूशन जो लेप्रोस्कोप जैसे हाँ, जिसमें करते हैं हम लोग उसका बिल्कुल बिल्कुल। ग्लूटाल्डिहाइड होता है 2% का। तो इसमें अगर हम कितनी देर के लिए लेप्रोस्कोप को डालेंगे कि वो स्टरलाइज कहलाएगा, और कितनी देर के लिए डालेंगे वो जो है फिर हमारा सिर्फ डिकॉन्टामिनेट कहलाएगा। 20 मिनट के लिए डिकंटामिनेट के लिए डालेंगे और 10 आवर्स के लिए जो हम स्टरलाइजेशन। वेरी गुड, सीधा सीधा इसका क्लियर है। अगर जैसे कि हमको कल OT स्टार्ट करनी है अपनी, जिसमें हमारे लेप्रोस्कोप का यूज होना है और बहुत सारे पेशेंट आने हैं, और हमारे पास सिर्फ 2 ही लेप्रोस्कोप हैं, तो वहां पर हम ये HLD इस्तेमाल करते हैं कि रात में हम दोनों लेप्रोस्कोप को 10 आवर्स के लिए या उससे ज़्यादा के लिए हम डिप करके रख देते हैं, और सवेरे जब हमारे ऑपरेशन शुरू होते हैं तो एक ऑपरेशन हुआ तो एक
को हमने फिर से उसमें 20 मिनट के लिए डाल दिया और तब से ऑपरेशन करते रहे। और जब हमने दूसरे वाले से कर लिया तब तक हमारा 20 मिनट पहले वाले का हो जाएगा, यानी वो डिकॉन्टामिनेट हो गया, हम उसका यूज कर सकते हैं फिर तीसरे पेशेंट पर। तो ये एचएलडी आपकी जो बोली जाती है, ये केमिकल एचएलडी बोली जाती है। आपकी आवाज रेणु जी थोड़ा स्लो आ रही है, अगर आप तेज सर बोले। एक हाँ क्वेश्चन है कि हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं तो उसमें सीटी आता है, मतलब जब तो उसके बाद से आधे घंटे हमको लेना है या फिर वहीं बंद कर देना है, फिर जब तक गैस रिलीज हो जाएगी उसके बाद तक? नहीं, देखिए जब सीटी पहली आ रही है तभी से आपको टाइम काउंट करना है, यानी कि अब वो सीटी आने का मतलब है कि वो बता रहा है कि अंदर का जो प्रेशर है वो 15 एलबीएस पहुंच गया है। और साथ में प्लीज जो भी है म्यूट कर ले। 15 एलबीएस पहुंच गया है और अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब हमको 15 एलबीएस पर और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या 5 मिनट के लिए हमें सामान को अपने रखना है। ठीक है। ठीक है, तो ये सीटी जो है आपको इंडिकेट करती है। अगर किसी में सीटी नहीं होती तो उसमें जो मशीन बनी होती है तो वो 15 की तरफ इशारा करती है, 15 पे एलबीएस पे पहुंच जाती है, तो वहां से हमें टाइम काउंट करना होता है। क्लियर है रेणु जी? हाँ सर। अब इसके बाद है जो भी हमने आइटम्स स्टोर किए, प्रोसेसिंग की, तो उसको स्टोर कैसे करना है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं, देखते हैं जगह जगह पर। तो वो चीज ना हो उसके लिए हमेशा यह है कि टू प्रिवेंट कंटामिनेशन आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कंटामिनेशन को रोकने के लिए आफ्टर स्टरलाइजेशन या डिकंटामिनेशन के बाद हमें उन सब सामान को ऐसी जगह पे रखना है जो साफ सुथरी हो और किसी तरीके का आवाजाही कम से कम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, डू नॉट स्टोर इंस्ट्रूमेंट्स और अदर आइटम्स सच एज स्केपल, ब्लेड्स एंड suture needles in solution, always store them dry। तो इन सब चीजों को आपको हमेशा जो है सॉल्यूशन में, पहले देखते थे कि कैटगट है, सूचर वगैरह है, ये सब निडल वगैरह है, डुबो के रखते हैं, तो ये गलत तरीका है, इसको रखना नहीं है, इसको हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करनी है। और एक चिटेल फॉरसेप का जो होल्डर होता है, लोग उसमें भी नीचे की तरफ बार बार मना करने के बावजूद भी, अभी सीएससी चोलापुर पे गए थे, हेलो नमस्कार। तो चिटेल फॉरसेप को रखने के लिए जो बोतल यूज करते हैं उसमें रुई या तो डाले रहेंगे कोई लोग जो है उसमें क्लोरीन सोल्यूशन डाले रहेंगे, वो सॉरी ब्लीच बीटाडिन सोल्यूशन डाले रहेंगे, कुछ लोग के यहाँ सेवलॉन पड़ा रहता है, जो कि एकदम बैड प्रैक्टिस में है। इसको आप लोग जो है सभी लोग बंद कर दीजिए। और जो है हमेशा जो है वो बोतल ड्राई होनी चाहिए,
ताकि जो है मैक्सिमम टाइम तक जो है आपका चिटल फॉर्सेप जो है स्टरलाइज रह सके। क्योंकि अब बीटाडीन और सेवलेन के लिए भी कहा जाता है कि अगर ये ओपन है, खुले में रखा हुआ है, तो ये खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं, चाहे बीटाडीन हो चाहे वो सेवलान हो। तो उनको जब क्लोज करके रखा जाना है, तो अगर हम किसी बोतल में उसको डालते हैं और वो बोतल खुली हुई है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं उसको कॉन्टामिनेट इन्फेक्टेड कर देगी। अब प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प्स में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में है, यूज डिस्पोजेबल निडल एंड सीरीज ओनली वंस, ऑलवेज वियर यूटिलिटी ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग शार्प, डू नॉट डिसेंबल। संतोष कुमार, ये कौन इतना खींच रहा है इस पे? सर कोई पढ़ाने नहीं देना चाह रहा है, कल से ऑप्शन बंद कर देंगे सर। ये अपने लिए सर ये ऑप्शन लिए हुए थे कि मार्किंग कर सकें, दिखा सकें, हाईलाइट कर सकें लोगों को, लेकिन उसका हम तो यूज नहीं कर पाते, लेकिन बाकी हमारे पार्टिसिपेंट सब यूज करते रहते हैं। अब यूज डिस्पोजेबल निडल एंड सिरिंज ओनली वंस, ऑलवेज वियर यूटिलिटी ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग शार्प्स, डू नॉट डिसेंबल द निडल एंड सिरिंज आफ्टर यूज। ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डू नॉट रिकैप, बेंड और ब्रेक। बहुत पर जैसे लिखा है कि जहाँ इंजेक्शन वगैरह लगता है, टीटी वगैरह लगता है, वहां हब कटर होता ही नहीं है जी। तो कहाँ से निडल कट हो रही है ये, या फिर क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। सर वही है कि खतरों के खिलाड़ी हैं सब, इसके लिए तो इनको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए कि जहां और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जिनके यहाँ बहुत ज्यादा पेशेंट लोड है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काजेज बनते हैं निडल स्टिक इंजरी के। अब उसमें निडल और सिरिंज को रिकैप भी नहीं करना है, बेंड भी नहीं करना है और ब्रेक भी नहीं करना है बिफोर डिस्पोजल। मेक निडल अनयूजेबल आफ्टर सिंगल यूज बाय बर्निंग देम इन निडल डिस्ट्रॉयर। अब ये इसमें गलत लिख गया है। अब किसी भी उसको निडल डिस्ट्रॉयर से किसी भी आपको निडल को बर्न नहीं करना है, ये चीज गलत लिख गई है यहाँ पर, इसको मैं सुधार लूंगा। लेकिन आप लोग नोट कर लें कि कोई भी सिरिंज है, और अक्सर मैंने कई जगहों पर देखा है कि बर्निंग वाला हब कटर मौजूद है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, तो उसको जो है या तो हटा दें या उसका तार काट के अलग कर दें कि बर्निंग वाला सिस्टम ना रह जाए, सिर्फ आप जो है उसका कटर का इस्तेमाल करें। सीधे सीधे मना है कि अब उसको बर्न नहीं करना है, बल्कि मना तो यह है कि अस्पताल में अब किसी भी तरीके का कूड़ा नहीं जलाया जा सकता। नेवर बर्न syringes, dispose of needle and syringes in puncture proof containers such as metal box, card box और an empty plastic box। अब इसके लिए सीधे सीधे एक वर्ड में अगर बात कर ली जाए तो पंक्चर प्रूफ कंटेनर जो होता है, यानी कि हमें 2 बॉक्स ऐसे लेने होते हैं जो शार्प के लिए यूज होते हैं, चाहे वो शार्प मेटल हो या शार्प हमारा चाहे वो ग्लास हो। तो इन दोनों के लिए हमको जो लेना है वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर लेना है, यानी कि वो ऐसा क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए कि वो उसका छोटा मुंह होता है कि उसके अंदर एक बार आप डाल दें तो वो निकले ना, कायदे से लॉक हो जाए उसके अंदर,
और वो बॉक्स ही एक्सचेंज होता है कि ब्लू में और व्हाइट में आपकी पन्नी नहीं लगती। बता रही ना, तो आप मेटर्निटी लीव तो कोई ऐसा, तो वही पूछ रही थी कि एडी के किसी डॉक्टर रमाशीष बॉस बंद कीजिए। सर जो भी पूछना हो इधर हम लोगों से पूछिए तो हम लोग को अच्छा लगेगा। जो भी स्टाफ है वो हम लोगों से पूछे तो ताकि सब लोग जान जाएं उस चीजों को कि क्या दिमाग में चल रहा है। सवाल आना अच्छी चीज है। तो पंक्चर प्रूफ कंटेनर पीपीसी होना चाहिए। तो इसमें जो आपका व्हाइट कंटेनर है और ब्लू कंटेनर है, तो इसमें तो पहली चीज ये होती है, शर्त ये है कि बीएमडब्ल्यू गाइडलाइन के हिसाब से कि इसमें लाइनर पन्नी नहीं लगनी है। अब अगर पन्नी नहीं लगनी है और आपने ब्लू कलर की बाल्टी रखी हुई है और उसमें आप डायरेक्ट जो है वायल और एम्पुल डाल रहे हो, तो अब आप उसको दोगे कैसे? बाल्टी तो दी नहीं जाती और पलटा जा नहीं सकता, पलटने में गिरने का डर है। तो इसलिए जो है आपको 2 बॉक्स रखने होंगे, एक ब्लू और एक वाइट। दोनों का साइज में फर्क होता है। ब्लू वाइट वाला थोड़ा छोटा होता है, ब्लू वाला आपका 5 लीटर के आसपास का होता है, क्योंकि वो एम्पुल और वायल का साइज निडल के मुकाबले जो है काफी बड़ा होता है, तो वो ज्यादा जगह लेता है। तो इसलिए कम से कम 5 लीटर का होना चाहिए और वो बॉक्स एक्सचेंजेबल होना चाहिए, कि यानी एक बॉक्स वो आपको खाली दे अपने जाके सेंटर पे जहां पर भी उसकी एजेंसी काम कर रही है, तो वो जहां पे भी डिस्पोज करती है वहां से वो खाली करके लेके आए और आपका भरा वाला लेकर जाए। तो आपके लॉग बुक में भी वो चीज दिखनी चाहिए कि आपने कितने बॉक्स दिए और कितने बॉक्स खाली लिए, ना कि कितने थैली आपने उसकी दी कितनी ली। अब बाकी येलो वाला और आपका ब्लू वाला, सॉरी रेड वाला, ये आपका जो है वेट के हिसाब से जाता है कि कितना वेट आपने उसको दिया उसके ऊपर है। तो उसके लिए ही यहाँ पर ये कह रहा है कि निडल और सिरिंजेस जो हैं आपके वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर में जानी चाहिए। फाइनली डिस्पोज एज फॉलो, डिस्पोज द निडल एंड ब्रोकन वायल्स इन व्हाइट एंड ब्लू पीपीसी यानी पंक्चर प्रूफ कंटेनर। सेंड द सिरिंजेस एंड अनब्रोकन वायल्स फॉर रिसाइकलिंग और लैंडफिल। अब आगे क्लीनिंग है, आप लोगों का निडल स्टिक इंजरी है और बायोमेडिकल वेस्ट है। ये 3 चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, या कोई क्वेरी हो, कोई चीज कंफ्यूजन में हो तो पूछ ले, नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि इतना पोर्शन हमारा पूरा हो गया है। अगर आप लोग को नहीं पूछना है तो मैं पूछ लूं। Circular and research. So, किसी का भी हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और क्लीनिंग में डिकॉन्टामिनेशन, स्टरलाइजेशन, जितना आज ये पढ़ाया है टॉपिक, इसमें किसी का कोई सवाल नहीं है? सब लोगों को क्लियर है? सर एक बात मैं कहना चाह रहा था कि इन्फेक्शन कंट्रोल में स्वीपर्स का बड़ा रोल है और आप हम लोग उसको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सर हमने देखिए जो मैसेज किया हुआ है उसमें ऑल स्टाफ लिखा हुआ है। अब मैं मेरा उस चीज को नहीं कर सकता कि उसको नहीं, मैं पूरी आजादी दी हुई है, आप बड़े आराम से करिए। और अगर किसी दिन इंडिविजुअल सिर्फ स्टाफ ही कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सर जो मेरा क्वेरी कुछ और था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने मटेरियल्स हैं क्या हम लोग इसको लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में
अगर चेंज कर लें तो समझने में और समझाने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाती है। तो इस पर सर बिल्कुल 10 मिनट लगेगा, मैं दे दूंगा आपको बना के। आइडिया अच्छा है वैसे, आइडिया अच्छा है ये। बस मतलब हिंदी भी ऐसी हो जो आम बोलचाल की भाषा वाली हिंदी हो, बहुत क्लिष्ट ना हो। सर मैं चैट जीपीटी से बना के दे दूंगा, उसको पीपीटी भेज के उससे बोल दूंगा कि इसको हिंदी में कर दीजिए, वो कर देगा। फिर उसको अपनी लैंग्वेज में मैं टाइप कर दूंगा, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। लेकिन हमारी शर्त यह है कि पहले वो तो बैठे साथ में। एग्जैक्टली। क्योंकि हम सीएचओ और एएनएम को पढ़ाने के लिए जो पीपीटी यूज करते हैं वो पूरी हिंदी में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कैडर ऊपर है, डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं, उनसे ऊपर के हैं, तो इसलिए हमने इंग्लिश की पीपीटी यूज की। बाकी सभी लोग अपने जो है, जो भी हाउसकीपिंग के स्टाफ हैं, क्योंकि अगर मेन तो वही पार्ट है, अगर वो नहीं जानते हैं कि कितने % का बनता है, कैसे बनता है, कैसे पोछा लगाना है, तो वो तो फंसना तय है सभी का। और कल भी है, कौन सा कूड़ा किस में फेंका जाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हैंडलिंग करना है, कल भी हम बताएंगे। तो कल कोशिश करिए कि सभी लोग जुड़ें, सभी लोग के यहाँ से हाउसकीपिंग स्टाफ जो भी हैं, ताकि जो है उनको भी कवर कर लिया जाए। सर जी सर हम लोग पंचप्रूफ बॉक्स में नीडल और शार्प सब डालते हैं, और ब्लू बकेट में हम लोग एम्पूल और वायल्स डालते हैं। तो क्या अलग से हमको मतलब कोई और बॉक्स लेना होगा ब्लू? ब्लू अगर आपके पास बॉक्स नहीं है पंक्चर प्रूफ, बाल्टी है, तो जो आपका पंक्चर प्रूफ का वाइट वाला बॉक्स है, उसी को आप जो है उस पर ब्लू लिखकर यूज कर सकती हैं। सर तो वो अलग बनाना जरूरी है? जैसे हम ब्लू बकेट भी तो यूज करते हैं ना, जो मतलब तो उसके लिए। ब्लू बकेट आप यूज करती हैं, उसमें कोई पन्नी नहीं लगती है। जैसे रेड वाली आपकी बकेट है, आपकी येलो वाली है, उसमें पन्नी लगती है। तो जब आप उसमें से पन्नी निकालती हैं तो उसमें गांठ बांध देती हैं कि वो कोई उसका कूड़ा बाहर ना निकलने पाए। लेकिन ब्लू में तो कोई पन्नी लगती नहीं है, तो उसका आप एम्पूल और वायल को कैसे डिस्पोज करेंगी? यानी पूरी की पूरी बाल्टी ले जाके आपको रखनी पड़ेगी स्टोरेज में, तो आपकी बाल्टी गायब हो गई यहाँ से। और जब यहाँ पर बाल्टी गायब होगी, फिर जब वो वेस्ट हैंडलर आएगा आपके यहाँ से लेने के लिए, तो वो कैसे ले जाएगा आपके यहाँ से? अब बाल्टी से अगर वो अपनी बाल्टी में पलटेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो बिखरेगा, थोड़ा बहुत बाहर गिरेगा, तो वो नॉर्म्स के खिलाफ हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये है उसके लिए कि उसको जो है, मैं अभी ग्रुप में फोटो भेज दे रहा हूँ, तो उसी तरीके से, जिस तरीके से व्हाइट पंक्चर प्रूफ बॉक्स आता है छोटे मुंह वाला, उसी तरीके से आपका ब्लू भी व्हाइट पंक्चर बॉक्स आना शुरू हो गया है। और वो अब यहाँ तक कि हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो चीजें। अब वो लोग बॉक्स रख रहे हैं, पीपीसी बॉक्स ब्लू का, बाल्टी की जगह पर। तो बाल्टी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको इस्तेमाल करना होगा बॉक्स का, क्लोज बॉक्स का, छोटे मुंह वाला, और साथ में जो है पंक्चर प्रूफ होना चाहिए। और अगर ब्लू कलर का नहीं है, किसी और कलर का है, तो उस पे आप ब्लू मार्किंग कर दीजिए, ब्लू टेप लगा दीजिए, आपका मान लिया जाएगा। और किसी का कोई सवाल नहीं तो फिर डॉक्टर क्लोज। तनवीर, वाटर कूलर और जो हेड टैंक है उसको कब कब दिखाना है उसमें? वैसे तो हम लोग मंथली दिखाते हैं, और जो गाइडलाइंस हम पढ़े थे उसमें वाटर कूलर का वो क्वार्टरली था और टैंक का मंथली था। टैंक का जैसे कि अब सीएससी पीएससी पर, और कितने बड़ा साइज है उसका, 500 लीटर वाले हैं आपके टैंक? हाँ वही होंगे, ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। 1000 वाले होंगे? हाँ वही, हाँ 1000 वाले। 1000 वाले हैं तो उनका जैसे साइज बड़ा है, तो 1 महीने पे बिल्कुल सही है। और कैसे साफ करवा रहे हैं? ब्लीचिंग वाला ही है, उसी से करवा के पूरा, जैसे टैंक खाली करवा के फिर ब्लीचिंग करके फिर उसको रिफिल करके। ठीक है,
एक तरीका और है, वो कैसे करना है वो मैं उसका पूरी गाइडलाइन है 3 पेज की, मैं भेज देता हूँ, तो उसको भी आप लोग रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। अब बाकी तरीका वही है कि हर मंथ पे अगर 500 लीटर वाली है तो वो 3 महीने पे होती है साफ सफाई उसकी। तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो बालू वगैरह जमा होने लगता है, तो पहले तो उसको निकाल देना है पूरा, अंदर जो काई वगैरह लगी हुई है उसको जो है रगड़ देना है, स्क्रबिंग कर देनी है। फिर उसके बाद जो है उसमें आपको जितने लीटर जैसे कि पानी भरना है तो उसके अनुपात में आप कितना क्लोरीन वो ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिक्स करवाएंगी, मायने ये रखता है। जैसे हम 1% का और 0.5 का क्लोरीन सोल्यूशन बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वैसे ही जो है वहां पे टैंक को साफ करवाना है तो वहां पे 1% का यूज होता है, क्योंकि फंगस लगा होता है, अंदर काई लगी रहती है। तो वहां पर जो है हमें 1% का बनवाना होता है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए आपकी 1000 लीटर की है तो कम से कम 200 लीटर पानी में आपको क्लोरी ब्लीचिंग पाउडर घुलवाना होगा। तो अब उसी हिसाब से आपको 1% के बनाने के लिए 200 लीटर में जितना ब्लीचिंग पाउडर लगेगा उसको कैलकुलेट करके उतना डलवा के उतना घुलवा के कम से कम जो है आधे घंटे के लिए उसको छुड़वाना होगा, और उससे अंदर की तरफ की सफाई करवानी होगी, स्क्रबिंग करवानी होगी, तब जाके वो क्लीन माना जाएगा। तो कम से कम उसको नोट कर लीजिए उतना कि आपका 1000 लीटर पे, क्योंकि 500 पे 100 लीटर यूज होता है, तो 1000 लीटर पे 200 सीधे सीधे यूज होगा, 200 लीटर पानी सफाई के लिए क्लोरीन सोल्यूशन वाला। ठीक है, किसी और का कोई सवाल है कि क्लोज करें यहाँ पर? सर क्लोज करें। ठीक सर।